हेलो एवरीवन, 11th क्लास CBSE पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 के नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको ध्यान से अपने नोटबुक में नोट कर लो और इनको अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ एंड वाई। कैसे हमने अपना भारत का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसके बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक ऑफ रूल, रेगुलेशन एंड राइट्स। ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसका आंसर यहाँ पे बना रखा आपके लिए। देखो यहाँ पर ये इट इज़ ए बुक ऑफ रूल, रेगुलेशन एंड राइट्स। किसी भी कंट्री, कोई गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए और सिटीजन को राइट्स देने के लिए यहाँ पर सभी जगह लगभग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, संविधान बनाया जाता है। वो संविधान रिटन में होता है, लगभग इंडिया में भी रिटन में है, रिटन है और लार्जेस्ट है हमारा पूरा वर्ल्ड के अंदर। तो ये क्या है कि किताब होती है, एक बुक है जिसमें रूल है, रेगुलेशन है और राइट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, चलो इसको डेफिनेट देख लो अच्छे से। व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री की सुप्रीम लॉ है, सारे के सारे रूल रेगुलेशन इससे बनते हैं। कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इन ए कंट्री। एक कंट्री में पॉलिटिक्स को गवर्न करने के लिए और सोसाइटी को गवर्न करने के लिए जो है यहाँ पर कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये बनाया कैसे गया, इसके बारे में जो है ये आप यहाँ से कर लो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? संविधान बनाने वाली जो सभा थी, उस सभा ने संविधान बनाया, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज एन असेंबली ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव दैट राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री। एक कंट्री के लिए संविधान को लिखने वाली जो संस्था थी या जो सभा थी, उससे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको इलेक्टेड मेंबर के द्वारा जो है यहाँ पर इसे सभी जो मेंबर है ऑल इंडिया से इलेक्ट किए गए थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए पीपल के द्वारा, क्योंकि पहले से हमारे पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी पूरे इंडिया की, उसके जो मेंबर थे उन्होंने इनको इलेक्ट किया गया था। तो ऑल इंडिया से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। थर्ड है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट होता है चेंज करना। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है, ऐड करना है या किसी आर्टिकल को रिमूव करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो उसको कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, चेंज कर सकती है। चेंज करने को ही अमेंडमेंट कहा जाता है। ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट हमारी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है जहाँ पर सारे रूल, रेगुलेशन, लॉ वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ इसको चेंज किया जा सकता है, यानी पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो इसको चेंज कर दे। लेकिन कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट को स्टेट्स की हेल्प भी लेनी पड़ती है, यानी स्टेट की कंसेंट और परमिशन भी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो कई टाइप के होते हैं अमेंडमेंट भी, आप पढ़ोगे इसमें, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट ए प्रीलिमिनरी वर्जन ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट का जो प्राइमरी वर्जन होता है, रफ होता है, जो जिसके ऊपर डिस्कशन करना होता है, डिबेट करनी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लीगल डॉक्यूमेंट क्या है? हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उससे पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि क्या ये जो आर्टिकल है, जो हमने लिख रखे पॉइंट, इंडिया में एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, उस पर डिसीजन की गई थी, बाद में इसको अडेप्ट कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर है फिलोसफी। ये भी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर रखे हैं। फिलोसफी क्या होती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलोसफी है, क्या इसके अंदर प्रिंसिपल और मेन यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस होगा। फिलोसफी
द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग वंस थॉट एंड एक्शन। ये होते जैसे कि हमारा सेकुलर कंट्री है इंडिया, डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे फेडरेशन है, ठीक है, यूनिटी है, डाइवर्स कल्चर है। तो अलग अलग जो है इंडिया की जो यहाँ पर फिलोसफी है सभी की सभी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर एडॉप्ट कर रखी है। आगे इसके बारे में जो है 5-6 पॉइंट होंगे, उनको डिस्कस किया जाएगा लगातार, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पर प्रियम्बल। व्हाट इज अ प्रियम्बल? प्रियम्बल क्या होता है? जैसे कोई बुक है, उसका जो फर्स्ट पेज है वो होता है प्रियम्बल। उसमें लिखा होता है कि इस बुक के अंदर आगे क्या क्या पॉइंट शामिल है, ठीक है। तो प्रियम्बल में ही सारी बातें मेन जो है 1-2 पेज पर ही पूरी बुक के अंदर की जो है स्टोरी या फिर थीम जो पता लग जाता है। तो प्रियम्बल क्या होता है? एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट द रीजन एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? एक स्टेटमेंट होती है इंट्रोडक्शन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो पेज है उस पर लिखा होता है कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, क्यों हमने बनाया, मेन बातें इसमें लिख रखी होती है, इसे बोलते हैं प्रियम्बल। ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स मेन जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आते हैं हर बार। आगे है व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें इसकी नीड होती है? देखिए इसके लिए अलग अलग रीजन होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो है दे रखा है वो ये है, देखो फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्हाई डू वी नीड में हमें क्यों ज़रूरत है। देखो इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इट नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। यानी एक कंट्री में डिफरेंट काइंड्स के अलग अलग लोग पीपल रहते हैं, यानी कि अलग अलग एरिया है, अलग अलग यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी कल्चर इंडिया है यहाँ पे। तो सबको इकट्ठा कोऑर्डिनेशन करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, उनमें ट्रस्ट पैदा करने के लिए जो है एक संविधान होना चाहिए जो इक्वल राइट सबको देगा। अगर सबके पास इक्वल राइट हैं, ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर जो है झगड़ा नहीं करेगा, डिस्प्यूट वगैरह नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा अलग अलग कम्युनिटी में। तो सभी कम्युनिटी को इकट्ठा रखने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए, उनमें ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जनरेट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट तो ये, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी मल्टी कल्चर, इंडिया तो मल्टी लैंग्वेज है, अलग अलग स्टेट्स हैं, सबकी अलग अलग लैंग्वेज कल्चर होती है। तो इसको यूनिट करने के लिए ही ये बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। सभी कुछ लिख रखा है, रिटर्न में है, कोई डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो डिसाइड करेंगे इसके बारे में। सेकेंड पॉइंट ये है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। इसमें बता रखा है कि कैसे गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी, गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, कौन कौन लोग गवर्नमेंट में शामिल होंगे, इसके बारे में सारी बातें बता रखी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखी है, इसीलिए जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है और रिटर्न में होता है सब कुछ, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन? डिसीजन पावर किसके पास रहेगी ये भी बता रखा है इसके अंदर। तो सारी बातें लिखी हुई है, इसीलिए जो है यहाँ पर डिस्प्यूट वगैरह से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है। थर्ड है, इट लेज डाउन द लिमिट ऑफ पावर। अब गवर्नमेंट तो फॉर्म होगी, पावर आ गई लीडर्स के पास, पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, पावर को होल्ड कर लिया, लेकिन अगर उस पावर का मिसयूज कर दिया, पब्लिक वेलफेयर में नहीं लगाया गया, ठीक है, तो उसकी पावर पे कुछ लिमिट्स भी होने चाहिए, यानी गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिटेशन होना चाहिए। ये बता रखा है इसमें कि लिमिट कैसे लगेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बातें रिटर्न में लिख रखी हैं। और लिमिट कैसे होगी? जब सिटीजन के पास राइट्स होंगे सभी तरह के, तो वो अगर पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो अगली बार जो है अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करके सिटीजन उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को हरा सकते हैं। अब की बार भी इलेक्शन में देखा आपने, बहुत सारे कैंडिडेट हार गए थे, कोई और को जिता दिया, ठीक है। अच्छा काम करेगी तो बार बार जिताएंगी गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सिटीजन। दूसरी बात है, अगर वेलफेयर के काम नहीं किए तो अगर राइट छीन लिए तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मूव कर सकता सिटीजन, ठीक है, उसके पास सभी तरह के राइट्स हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी वो जवाब मांग सकता है, ठीक। फोर्थ पॉइंट है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। अच्छी सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए
यहाँ पर जो पब्लिक रहती है, सिटीजन रहते हैं सोसाइटी में, उन सब की इच्छाओं, उनकी उम्मीदों को भी पूरा करना होता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी बनाएगी, उन्होंने क्या क्या काम करने चाहिए पब्लिक के लिए वगैरह वगैरह, यहाँ पर सारी बातें नोट कर रखी है। एस्पिरेशन होता है उम्मीदें और आकांक्षाएँ, पब्लिक की क्या डिमांड रहती है, प्रॉब्लम क्या है, उनकी कंसर्न क्या है, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए बना रखी है, पब्लिक के लिए बना रखी है। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, पीपल्स का रूल है, इसीलिए पब्लिक या पीपल्स की गवर्नमेंट है, उसी की वेलफेयर में काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। नहीं तो पब्लिक के पास भी राइट टू वोट का यहाँ पे एक राइट है, वो यूज़ कर सकता है इसका। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बनाया गया भारत का संविधान, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनाई गई, कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, कब कब ट्राई किया गया बनाने के लिए, किसने सुजेस्ट किया, सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो है सबसे पहले ट्राई किया गया था मोतीलाल नेहरू ने। इन 1928 मोतीलाल नेहरू कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया कि संविधान कैसा होना चाहिए, लेकिन ये उस टाइम में बनाना शुरू नहीं किया, केवल एक ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया, ये पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा है 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 12 ऑफ हाउ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। इसमें कह रखा है कि एक और ट्राई की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, और 1931 में कांग्रेस पार्टी का एक मीटिंग हुई थी कराची में। कराची पाकिस्तान में है आज, लेकिन उस टाइम पे हिंदुस्तान का पार्ट था पाकिस्तान भी। तो कराची में सेशन हुआ, मीटिंग हुआ, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। उसमें कहा गया था किस तरह से इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारा संविधान होगा। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा एक प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो है फंडामेंटल राइट्स डाले थे, ठीक है। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी वो भी डाला गया था। तो बहुत सारे उसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह जो है, या फिर जो अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन्स हैं, सभी जो है यहाँ पे सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह के बारे में यहाँ पे बात की गई थी कि कैसा होगा हमारा संविधान। आगे है एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, वो अपना रूल यहाँ पर कैसे चलाया करती, उनके पास क्या था रूल, संविधान कौन सा था उनका। ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश इंडिया ने, ब्रिटेन ने जब यहाँ पर इंडिया में कब्जा कर रखा था, अंग्रेज लोग यहाँ पे थे, राज कर रहे थे, उन्होंने एक रूल बना रखा था। उस रूल का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में आया था ये। इससे पहले बहुत सारे एक्ट आए थे, लेकिन ये इनका लास्ट था। इसके बाद जो है फिर हमने स्टार्ट कर दिया था बनाना। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था इंडिया के लिए, रूल करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट थे इंडियन के व्यू से, तो उसको भी हमने अडॉप्ट किया था बहुत सारी बातें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल प्रोसीजर फ्रॉम द कॉलोनियल लॉ लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी इंडिया क्या था, एक कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटेन की। तो कॉलोनी में रूल करने के लिए लॉ बना रखा था ब्रिटेन ने, तो ये वही था। इसमें से हमने बहुत सारी बातें ली है जो हमारे काम की थी। वैसे भी इंडिया ने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की हमने क्या किया, वहाँ से स्टडी किया, उसको डिबेट किया, डिस्कशन किया इंडिया में, उसके बाद उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया है। बहुत सारे पॉइंट्स वो आगे बताएंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर देख लिए, ये है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट है ब्रिटेन की, तो वहाँ से ब्रिटेन ने कुछ मेंबर इंडिया में भेजे थे। एक प्लान था उनके पास कि भारत का संविधान कैसे बनाना है, ये समझाने के लिए यहाँ पर ये मिशन आया था। तो ब्रिटेन से आए हुए कैबिनेट मिनिस्टर को ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसी के रिकमेंडेशन पे, सुझाव पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्मेट की गई थी, बनाई गई थी यहाँ पे इंडिया में, और उसने कुछ प्लान यहाँ पे बताया था इस मिशन ने। उसमें क्या क्या प्लान था, क्या पॉइंट थे, वो देख लो एक बार। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कैबिनेट मिशन का प्लान, ईच प्रोविंस द स्टेट, राज्य, ठीक है। ईच प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट कौन सी होती है, जहाँ पर प्रिंस का रूल हो, ठीक है। नाम से पता लग जाएगा, देखो प्रिंसली स्टेट क्या होता है, जहाँ पर प्रिंस हो, राजा हो, किंग हो,
उसका जहाँ पर राज हो, ठीक है। ऐसे लगभग 565 राजा महाराजा नवाब इंडिया में राज किया करते, और कुछ राज्य थे और भी, तो सारे जो है यहाँ पे बताया गया कि किसके लिए क्या यहाँ पे सीटें रिजर्व करनी है, वो बता रखा है। और ग्रुप ऑफ स्टेट वर अलॉटेड सीट प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख। यहाँ पे बता रखा है कि जहाँ भी राज्य है इंडिया के या फिर प्रिंसली स्टेट है, उन सभी में 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक कैंडिडेट असेंबली में भेजा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुना जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। ये था इलेक्शन का मोड या इलेक्शन कैसे करना है असेंबली का, वो बता रखा है। आज भी ऐसा होता है हरियाणा इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए जो एमपी बनते हैं वो उनकी एरिया में जो है 10-12 लाख की पॉपुलेशन होती है, वहाँ से एक एमपी पार्लियामेंट जो है चुन के आता है, इलेक्ट होकर आता है। आज भी यही सीन लगभग। एज ए रिजल्ट इसका जब इलेक्शन हुआ इस आधार पर, इस मोड पे, तो क्या हुआ उसका रिजल्ट? एज ए रिजल्ट द प्रोविंस वर टू इलेक्ट 292 मेंबर while the princely state were allotted a minimum 93 सीट्स। देखो क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेट है सारी की सारी इंडिया में, उनमें से लगभग 292 मेंबर इलेक्ट होके आने हैं, और प्रिंसली स्टेट से जहाँ पर प्रिंस है वो अपने 93 सीट रखेंगे, 93 मेंबर भेजेंगे चुन के इंडिया में की असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में संविधान बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सीन था, दोनों को जोड़ दो, प्लस कर लो, कितना हो गया, ये टोटल मेंबर बन जाएंगे। लेकिन जब इंडिया डिवाइड हो जाएगा, पाकिस्तान अलग हो जाएगा 47 में, उस टाइम पे कुछ मेंबर पाकिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से भी चुने हुए थे ना उस एरिया में। जो पंजाब है अपना, बहुत सारे जो है स्टेट वहाँ चली गई, बंगाल आधा चला गया, आधा बंगाल इंडिया में रह गया, आधा बंगाल हिंदुस्तान में, आधा पाकिस्तान में, आधा पंजाब इंडिया में है, आधा पाकिस्तान में है। तो ये डिवाइड हो गई कुछ स्टेट हमारी, तो कुछ मेंबर भी हमारे वहाँ चले गए थे, ठीक है। तो चलिए सेकंड पॉइंट है, द सीट ऑफ ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटी मुस्लिम, सिख एंड जनरल। यहाँ पे कहा गया है कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें रिजर्व कर दी गई, मुस्लिम की अलग, सिखों की अलग और जनरल की अलग से कर दी गई। ऐसे जो है रिजर्वेशन दिया गया था ये असेंबली के अंदर भी, ठीक है। यानी संविधान बनाने के लिए भी सबको लिया गया, ताकि कोई ये नहीं कहते कि हमने लिए, ठीक है। तो ये था। आगे है पॉइंट यहाँ पर, मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटी इन प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफर वोट। यहाँ पर दे रखा है कि जो कम्युनिटी हैं अलग अलग, उनके मेंबर जो है सीटों पर रिजर्व पे खड़े होंगे, इलेक्ट होंगे। वो कैसे होंगे? वो होंगे ऐसे कि जो सिंगल ट्रांसफर वोट है उसके थ्रू होंगे, ठीक है। यानी कि जो इनडायरेक्टली इलेक्शन है ये, उसके थ्रू यहाँ पे चुनाव किया गया था इसका। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसोलेशन। यहाँ पे है कि जो स्टेट थी वहाँ तो इलेक्शन हुआ, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थी, राजा लोग थे, तो उनके लिए छूट थी कि वो क्या करें, अपने मेंबर को नॉमिनेट करके भेज सकते थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने मेंबर भेजे भी थे, ठीक है। कई जगह इलेक्शन भी हुआ था। तो ये 4-5 पॉइंट उन्होंने दिए थे यहाँ पे, कैबिनेट मिशन ने रेकमेंड किए थे, इनके अकॉर्डिंग हमने अपनी असेंबली बनाई थी, ठीक है। चलिए ये है यहाँ पर इलेक्शन जो है इसका हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। कब हुआ? जुलाई 1946 में हो गया इलेक्शन, असेंबली बन गई कॉन्स्टिट्यूंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए अभी जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसमें अलग अलग 8 कमेटी बना जाएगी असेंबली के अंदर ही। सभी कमेटी के अलग अलग अध्यक्ष होंगे, किसी का राजेंद्र प्रसाद होगा, किसी का अम्बेडकर होगा, किसी का नेहरू, किसी का पटेल। अलग अलग 8 कमेटी बनाई गई। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को इनका पहली मीटिंग हुई। इसके बाद जो है एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चेयरमैन था, वो चुना गया पहली मीटिंग में ही, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में आता है, ठीक है। ये वाले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अम्बेडकर। इसके बाद है ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया, उसके ऊपर डिसीजन हुई। 3 साल का टाइम लगा, लगभग 3 साल के अंदर हमने जो है यानी
1946 से लेके 1949 तक 3 साल का टाइम लग गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उस पर डिबेट चलती रही। तो ये जो है असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डेट 26 नवंबर 1959, ठीक है। तो हमने जो है अपना ये संविधान बना लिया और इसको हमने एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अभी लागू नहीं किया है, केवल एडॉप्ट किया है, बना के रख लिया है, ठीक है। इस पर साइन वगैरह कर दिए हैं। तो जो ये डेट है 26 नवंबर, इसको कहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के रूप में, ठीक है। ये देखो ये रहा, ये आपने कभी पहले देखा है सुना पता नहीं, लेकिन ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। संविधान हमारा बन चुका था, एडॉप्ट हमने कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो है इसको इफेक्ट में लाया गया, अप्लाई किया गया। तो कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया, पूरे इंडिया में अपना कानून लागू हो गया, अपना संविधान लागू कर दिया गया। इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन आता है रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं हर साल? इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा खुद का संविधान पूरे देश में लागू हो गया, ठीक है ना। हमारे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है, रूल नहीं है, और हमने अपने खुद का जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कर लिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, वो इलेक्टेड थे, इसीलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। 2 कारण इसके, अपना संविधान, अपना राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आता है ये आपका 5 मार्क्स में। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फिलोसफी यानी जो गाइडिंग वैल्यू है वो क्या है हमारी, ठीक है, या प्रिंसिपल्स क्या थे हमारे मेन वो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, वो है ये देखो। फर्स्ट है सोवर्जन। ये क्या होता है? ये होता है अपना खुद का राज होना, अपने खुद के रूल रेगुलेशन होने, किसी और बाहरी पावर का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होना, ठीक है। ये होता है। देखो इसमें क्या है, पीपल है सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। हमारे इंडिया में डिसीजन लेने की सुपर पावर किसी पास है? पीपल के पास है, क्योंकि वही तो हमारे एमएलए एमपी चुन के भेजती है और वो जाके पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है ना। ऑन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में, यानी हमारे देश के अंदर के और हमारे देश के कहाँ बाहर हम क्या करेंगे उसके मामले में, एक्सटर्नल मैटर में हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारी पब्लिक जिम्मेदार है, हमारे लीडर जिम्मेदार हैं, ठीक है। कोई बाहरी पावर हमारे पर प्रेशर नहीं डाल सकती, ठीक है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डायरेक्ट या डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर खुद उसके पीपल्स में है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है। बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल यहाँ पे रूल होता है। सेकंड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट होता है सोसाइटी में सब इक्वल हों, सबके पास कॉमन राइट हों, ठीक है, सबके पास लगभग समान से वेल्थ हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो अमीर गरीब में, और पब्लिक के वेलफेयर की पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती हो। तो यहाँ पे क्या है, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो असमानता है इकोनॉमिक और सामाजिक, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए गवर्नमेंट के लिए, यही प्रिंसिपल है सोशलिस्ट का, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे सेकुलर। सेकुलर होता है जिसका अपना, इस कंट्री का अपना खुद का कोई भी धर्म नहीं हो, यानी कंट्री का गवर्नमेंट का कोई भी धर्म ना हो, बल्कि सभी सिटीजन फ्री हो, अब किसी भी धर्म को चूज कर लो, ये होता है सेकुलरिज्म। सिटीजन है कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कंट्री का। जैसे पाकिस्तान का है, मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश है मुस्लिम कंट्री है, बुद्धिस्ट कंट्री बहुत सारी, श्रीलंका है बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्ध है वहाँ पे सारे लगभग, और भी हैं, लेकिन बुद्धिस्ट कंट्री ऑफिशियल रिलीजन है उनका। तो यहाँ पर जो है इंडिया जो है, यहाँ मेजोरिटी हिंदू की है, लेकिन यहाँ पर सभी जो है अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, रिस्पेक्ट से सभी को इक्वल राइट यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। और ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारा कुछ भी, कोई भी फ्री है, सभी सिटीजन, कोई किसी भी धर्म को चूज करो या ना चूज करो, उनकी मर्जी है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन बिलीव एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देती है गवर्नमेंट, सबके लिए जो है यहाँ पर इक्वल रूल है। डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेसी यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये, जहाँ पर पीपल एंजॉय करेंगे इक्वल पॉलिटिकल राइट का और अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे, ठीक है।
और वो जो इलेक्टेड कैंडिडेट है वो अकाउंटेबल होंगे, पब्लिक के लिए जिम्मेदार होंगे, उनके लिए पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को रन करने के लिए एक रूल है, बेसिक रूल है। रिपब्लिक हमने ऊपर डिस्कस किया, वही जैसे कि द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति। तो वो क्या है? इलेक्टेड है। तो राजा थोड़ी है हमारा, जैसे ब्रिटेन में है वहाँ पे क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ अभी भी। ठीक है, भूटान में है किंग। तो बहुत सारे कंट्री में किंग क्वीन होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे इलेक्टेड पर्सन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट का हेड वही होता है, गवर्नमेंट का हेड पीएम होता है, लेकिन कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है। ध्यान रखना इस बात को। ये कोई हेरेडिटरी पोजीशन नहीं है, यानी कि यह कोई वंशवाद नहीं है कि एक राजा बना उसके बाद उसका पुत्र राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। कभी कोई इलेक्ट होता है, कभी कोई इलेक्ट होता है। आफ्टर 5 ईयर चेंज होते रहते हैं हमारे प्रेसिडेंट और पीएम। ठीक है, आगे जस्टिस। जस्टिस क्या होता है? सभी सिटीजन को इक्वालिटी मिले, सबको जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले, सबको इक्वल राइट मिले, किसी भी आधार पर उनके पास भेदभाव ना हो। ठीक है, सिटीजन कांट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस्ड। जो सामाजिक अन्याय है या इनइक्वालिटी है ऐसा मानता है, वो रिड्यूस होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। सबके लिए वेलफेयर के लिए काम करती है गवर्नमेंट, ऐसा होना भी चाहिए। स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप, जो कमजोर पिछड़े लोग हैं उनके लिए ज़्यादा ध्यान दे गवर्नमेंट। ये होता है जस्टिस, न्याय। लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी होती है फ्रीडम। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, चाहे आप पीएम को भी गाली बक लो, चाहे आप गवर्नमेंट को भी भला बुरा कह लो, उसकी आलोचना कर लो, ठीक है, क्रिटिक कर लो, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी किसी के ऊपर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी। ठीक है ना, लोगों की अपनी अपनी मेंटालिटी है, चाहे वो किसी को अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं होती। सोशल मीडिया पर देख लो आप लोग, ठीक है, तो कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, लेकिन ये लिबर्टी नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, एक पूर्णता है। अच्छी बातों का प्रचार होना चाहिए, अफवाहों का प्रचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अनरीजनेबल का मीनिंग है कि जहाँ तक एक लिमिट है वहाँ तक बंदा जो है कुछ बोल सकता है, उसके बाद क्या है, लिमिट होती है कि यानी अगर आप किसी को बुरा कहोगे तो वो भी आपको बुरा कह सकता है, आप लड़ोगे तो वो भी लड़ सकता है, क्योंकि आपके राइट्स हैं बोलने के, तो आगे वाले के भी राइट्स होते हैं बोलने के। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी दे रखी हैं कि आपके राइट्स के साथ साथ ड्यूटी भी है। आपका राइट है कि आप अपने विचार एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन किसी को गाली देना आपका राइट थोड़ी है। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप किसी को गाली मत दो। ठीक है, तो ऑन द सिटीजन इन वट दे थिंक हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट, अपने विचारों को कैसे एक्सप्रेस करना है ये पब्लिक पर डिपेंड करता है, उनकी मेंटलिटी कैसी है। ठीक है, तो लिबर्टी अच्छी है, लेकिन इसकी एक लिमिट भी होनी चाहिए कि कोई किसी के खिलाफ गलत बातें न फैलाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है? इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कानून जो है सिंबल है, उसकी मूर्ति होती है, उसके हाथ में तराजू होती है, उसके हाथ में तलवार भी होती है, लेकिन उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। क्यों? क्योंकि इसीलिए कहते हैं अंधा कानून है। क्यों? क्योंकि वो किसी को देखते नहीं है, वे मेरे सामने कौन है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा रिलेटिव है, मेरा फ्रेंड है, दुश्मन है, दोस्त है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, रिच है, किस कास्ट का है, कुछ देखते हैं। यानी कानून के सामने सब बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। द ट्रेडिशन सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड। जो पहले हुआ करता, जैसे अनटचेबिलिटी, पहले छुआछूत थी कुछ कास्ट में, लेकिन अब वो खत्म हो गई है गवर्नमेंट में भी, और सोसाइटी भी अवेयर हो चुकी है, पढ़े लिखी हो गई आजकल। ठीक है, अपने आप ही खत्म हो गई चीज़ें। आगे है फ्रेटर्निटी, ये तो भाईचारा। ठीक है, ये हमने लिया था फ्रेंच के सिद्धांत से एडॉप्ट किया है। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव वी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, हम सभी एक फैमिली की तरह रहना चाहिए पूरी कंट्री के अंदर, ये होता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। आगे है फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शन क्या है? हमारे संविधान के अलग अलग कुछ पॉइंट है यहाँ पर, वो मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर देखिए, ये है हमारे फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3-4 पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट है द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी। जो ये फंक्शंस है ये वही हैं। वाई डू वी नीड एक कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्यों चाहिए? सेम चीज़ है, क्योंकि पब्लिक में
कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, सोसाइटी में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने, ट्रस्ट बनाने के लिए ये पहला फंक्शन होता है हमारा संविधान का। इसलिए बेसिक रूल बना रखे हैं ताकि एक दूसरे से लोग निर्भर रहें, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। किसके पास है डिसीजन करने की पावर? पब्लिक के पास है, वो अपने मेंबर पार्लियामेंट में, असेंबली में भेजती है। थर्ड फंक्शन है एक कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट सम लिमिट ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास पावर तो है लेकिन उसके ऊपर लिमिट भी होती है, क्योंकि सिटीजन के पास राइट्स होते हैं बहुत सारे। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो किसी भी सिटीजन को परेशान करने का हक नहीं रखती, राइट नहीं रखती, ठीक है। फोर्थ फंक्शन क्या है? जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक की, सोसाइटी की जो उनकी एस्पिरेशन है या उनकी जो यहाँ पे डिमांड है, कंसर्न है, प्रॉब्लम उनको दूर करे, उनकी इच्छाओं को लगभग पूरा करे, ठीक है। अच्छी सोसाइटी जब क्रिएट होगी। आगे है इसमें प्रोविजंस, हमने कहाँ से एडॉप्शन किया है, बाहर के संविधान से हमने क्या लिया है, किस कंट्री से हमने क्या उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया है या फिर अपने इंडिया में अप्लाई किया है, वो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। क्या है देखो, डिफरेंट कंट्री हैं अलग अलग, ब्रिटेन, यूएसए, आयरिश, ठीक है। देखिए ब्रिटेन से हमने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कि इलेक्शन सिस्टम जो है वो कैसे होता है, कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, उसके बारे में बता रखा है। फर्स्ट पास्ट द पॉलिसी जो है वो होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पॉलिसी। ये क्या है? ये इलेक्शन में रिजल्ट डिक्लेयर करने का तरीका है, मेथड है ये। कैसे? मान लो किसी इलेक्शन में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, चारों को वोट मिले अलग अलग, सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले वही डिक्लेयर होगा विनिंग कैंडिडेट। इसलिए पहले जिसको मिल जाएंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, वही जीता माना जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम ब्रिटेन से लिया। वहाँ है पार्लियामेंट सिस्टम है गवर्नमेंट में, क्योंकि वहाँ पे 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, हमने भी ऐसे ही किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया। आइडिया ऑफ रूल हमने वहाँ से लिया है, रूल ऑफ लॉ, कानून के लिए सब बराबर है, वो भी हमने वहीं से लिया। और एक है स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर होता है, वो भी हमने वहीं से लिया है, यानी लोकसभा का चेयरमैन या फिर स्पीकर के क्या काम है, क्या रोल है, वो भी हमने वहीं से अडोप्ट किया है, ब्रिटेन से ले ली। उसके बाद है यूएस से हमने लिया है लगभग फंडामेंटल राइट्स, 6 टाइप के हमारे पास राइट्स हैं सिटीजन के पास, वो। उसके बाद है जुडिशल रिव्यू और इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कोर्ट्स के ऊपर किसी भी तरह का दबाव गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, ये हमने यूएस से लिया है। आयरिश यानी आयरलैंड ब्रिटेन के पास है, आयरलैंड, वहाँ से क्या लिया? वहाँ से हमने लिया है पॉलिसी कैसे बनानी है। जब पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट तो उसके लिए क्या क्या डायरेक्शन है, क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या बात ध्यान में रखे, यानी पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसी होनी चाहिए, ये हमने आयरिश से लिया है, आयरलैंड के संविधान से ले लिया है। ये है फ्रांस से हमने क्या लिया? वहाँ से हमने 3 प्रिंसिपल लिए हैं, जो प्रिंसिपल्स उनके फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुए थे। 10th में पढ़ा होगा आपने, फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th में भी है, 10th में भी है। तो यहाँ से हमने क्या लिया? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, आज़ादी और समानता और भाईचारा, 3 वर्ड हैं ये, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आए थे, वही हमने प्रिंसिपल यहाँ पे ले लिया है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा होना चाहिए लगभग। इंडिया में तो पहले से ही ऑलरेडी है ही, ठीक है। आगे है कनेडियन, ये वैसे नाम है बाहर का, देखो अलग अलग कंट्री ने पहले से बना रखा है ये, हमारे पास भी ऑलरेडी हैं, हमारे पास भी स्टार्टिंग से लिबर्टी है, हमारे पास भी स्टार्टिंग से इक्वलिटी है, भाईचारा तो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट शुरू से, ठीक है। लेकिन क्योंकि पहले से उन्होंने डाल दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने फिर वहाँ से लेना है ये, ठीक है, कि हमने वहाँ से लिया, लेकिन ऑलरेडी हमारे समाज में ये बातें पहले से ही शामिल रही हैं, ठीक है। कनेडियन यानी कनाडा से क्या लिया? वहाँ से हमने क्या लिया? एक क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट हमने 10th में पढ़ा था ना, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। फेडरेशन या यहाँ पर फेडरलिज्म हमने पढ़ा था, पावर शेयरिंग पढ़ा था हमने, तो वो है ये। गवर्नमेंट के अलग अलग जो है सिस्टम होते हैं, लेवल होते हैं, 3 उनके बारे में है फेडरल गवर्नमेंट, ये भी हमने कनाडा से लिया है। और सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये हमने वहीं से कनाडा से लिया है। और जो बची हुई पावर है उसको बोलते हैं रेजिडुअल पावर, वो भी हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ नेपाल, एक यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है नेपाल के बारे में, एग्जाम्पल दे रखा है नेपाल कंट्री का कि वहाँ पर किस तरह से उन्होंने संविधान बनाया। देखो नेपाल हमारे पड़ोस में है, छोटी कंट्री है, हमारे पार्ट स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अच्छे
रिलेशन है हमारे, ठीक है। तो नेपाल से हमारा जो है बाउंड्री भी ओपन है, हम बिना वीज़ा के बिना पासपोर्ट के जाते हैं वहाँ पे, वो भी आते हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो वहाँ पे क्या हुआ, किंग है वहाँ पे, स्टार्टिंग से किंग था, अब तो नहीं है। तो वहाँ पे जो पब्लिक थी उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड की। नेपाल के किंग ने देखा कि अब तो जो है पब्लिक अवेयर हो चुकी है, एजुकेटेड हो चुकी है, आसपास सभी कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो इनको भी हमने मानना पड़ेगा, कुछ छूट देनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, एक संविधान बनाने का ट्राई किया, और 5 बार देखो 5 टाइम बनाया उन्होंने संविधान बनने का ट्राई किया, लेकिन हर बार जो है पावर अपने हाथ में रखी किंग ने, इसलिए जो है ये सफल नहीं हो पाए। 48 में, 51 में, 59 में, 62 में, 90 में कई बार ट्राई किया पब्लिक ने, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो पावर थी सारे नेपाल की वो अपने पास रखी, उसने किसी को दी नहीं। मैंने पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी, उन सब ने मिल के एक वहाँ पर इकट्ठा दल बनाया, पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उन्होंने जो है वहाँ पे एक संगठन बना के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप की, और फिर अपना खुद का संविधान बनाया। फिर बाद में जो है किंग को वहाँ पे हटा दिया जाएगा। देखो, अंडर प्रेशर ऑफ पॉपुलर एगिटेशन, जब बड़े बड़े स्ट्राइक और आंदोलन हुए पब्लिक के द्वारा, द किंग हैड टू इंस्टॉल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो किंग ने क्या किया, एक गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपकी पार्टी की गवर्नमेंट में एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं पद नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी जो है किंग ने सारी पावर अपने पास रखी, ऑलमोस्ट पावर गवर्नमेंट की किंग ने अपने पास रखी। लेकिन इन 2008 किंग अमर्ज्ड एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्ची। लेकिन 2008 में क्या किया, पब्लिक ने बिल्कुल ही नेपाल के राजा को हटा दिया कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम उन्हें अपना क्या कर लिया, अपना खुद का एक जो है पॉलिटिकल पार्टी बना के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ में इस्टेब्लिश कर ली है, और खुद का संविधान बनाएंगे, अपने रूल चलाएंगे, राजा के रूल नहीं चलाएंगे। मोनार्ची को ख़त्म कर दिया, एबोलिशिंग द मोनार्ची यानी राजा, किंग। फाइनली नेपाल अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015 में अपना खुद का संविधान बना के लागू कर लिया। अब वहाँ पे डेमोक्रेसी है नेपाल में, ठीक है। तो केवल जो है अपने नेबर कंट्री में पाकिस्तान में जो है कभी कभी क्या है, इंस्टेबिलिटी है, कभी वहाँ पे मिलिट्री रूल रहता है और कभी वहाँ पे अपना खुद का डेमोक्रेसी इलेक्शन वगैरह हो जाते हैं। बाकी सब में लगभग डेमोक्रेसी आ चुकी है, ठीक है। इंडिया तो पहले से ही है डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये था आपका आज का सारा का सारा चैप्टर, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड यहाँ पे आपके क्वेश्चंस है बहुत सारे, यही काफ़ी 11th में तो। और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, देख लो सारा। ओके, थैंक यू।